आप सभी का स्वागत है। यूएस वीज़ा के लिए एक इंटरव्यू होता है जो वीएसी यानी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में किया जाता है। एक मैंडेटरी प्रोटोकॉल होता है ये वीज़ा देने से पहले। तो इस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके क्या आंसर्स दिए जाते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें काफ़ी सारी केस स्टडीज़ लेंगे जिनमें जिनको वीज़ा मिला है उन्होंने क्या आंसर दिए, उनसे क्या पूछा गया, क्या क्वेश्चंस थे और जिनको नहीं मिल पाया उनसे क्या गलती हुई, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें ताकि आप ये चीज़ें समझ सकें। आधी अधूरी वीडियो देख के फिर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर इससे जानकारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और नुकसान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, चाहे तो इसे सेव कर लीजिए ताकि आगे जाके जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें, आपके नेटवर्क में कोई और हो तो आप उनको शेयर कर सकें। और हाँ, आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। ऑलराइट, सो यूएस वीज़ा जो इंटरव्यू किया जाता है, चाहे वो आपने किसी भी कैटेगरी में वीज़ा डाला हो, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग या तो वहाँ बिजनेस के लिए जा रहे हैं या टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, फैमिली के पास जा रहे हैं या कोई एग्जीबिशन वगैरह में जा रहे हैं, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। ऑलराइट, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो इन सभी में ही जो होता है मैक्सिमम केसेस में इंटरव्यूज मैंडेटरी होते हैं, होते ही होते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है जिसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए, जो भी आपका इंटरव्यू होता है उसमें काउंसलर के पास आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन होती है। अब आप कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं? जो आप DS 160 में डिक्लेयर करते हैं, यानी वीजा फॉर्म पे जो आपने मेंशन किया हुआ होता है, काउंसलर उसे एक्सेस करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट पे होती है, उसको काउंसलर एक्सेस करता है। ये इंफॉर्मेशन पहले से ही काउंसलर के पास होती है, इसलिए मेक श्योर कि आपका कोई भी आंसर कॉन्ट्राडिक्टिव ना हो। ऐसा ना हो कि जो आप आंसर काउंसलर को दे रहे हैं आपने अलग ही वीजा फॉर्म पे लिखा हुआ हो। यानी आप काउंसलर को बता रहे हैं जी मैं जॉब करता हूं, बट वीजा फॉर्म पे आपने लिखा हुआ है जी मेरा बिजनेस है। तो ये डिस्क्रिपेंसी ना हो, इसलिए ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस से पूछा जाता है, वो होता है पर्पस को लेके। और ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज होती रहती है। अब देखिए, इतने सारे बीएसीज हैं इंडिया के अंदर, इतने सारे कॉन्सुलेट्स हैं, उनमें अलग अलग ऑफिसर है। हर कॉन्सुलेट में जो इंटरव्यू होता है किसी में 3 4 5 तक होते हैं। तो यानी 20-25 ऑफिसर्स होते हैं जो रोटेशन में इंटरव्यू लेते रहते हैं। अब एक ही क्वेश्चन क्या एक ही लैंग्वेज में पूछा जाता है? नहीं। तो लैंग्वेज प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है। यानी वो पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू गो टू अमेरिका, या व्हाई आर यू कमिंग टू अमेरिका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप टू यूएसए, व्हाई डू यू वांट टू ट्रेवल टू यूएसए। राइट, ये इन सब का मतलब एक ही है कि आप उनके देश में क्यों जाना चाह रहे हो, आपका पर्पस क्या है। ऑलराइट, अब जब पर्पस आपने वही बताना है जो आपने DS 160 में डिक्लेयर किया था। अगर आपने DS 160 में ये बोला था कि आप वहां पे किसी रिलेटिव की शादी अटेंड करने जा रहे हो, तो आपने वही पर्पस उनको बोलना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो वीजा फॉर्म पे चीजें लिखी गई हैं वही चीजें आपने काउंसलर को बतानी है। राइट, तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपका पर्पस टूरिज्म है और आपको कोई इन्विटेशन नहीं आया हुआ। 90% केसेस यही होते हैं। तो आपने बोलना है माय पर्पस इज टूरिज्म एंड आई हैव प्लान्ड अ ट्रैवल आइटनरी व्हिच आई बॉट विद माय सेल्फ, यू कैन चेक इट आउट। मतलब आप देखिए, आप इसमें हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में इंटरव्यू दिया जा सकता है। आप रिक्वेस्ट पुट ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी लैंग्वेज जो है, लेट्स अज्यूम तमिल है, तो या फिर आपकी पंजाबी है और आप वहां पर जाके बोलते हैं कि आई नीड अ तमिल ट्रांसलेटर या आई नीड अ पंजाबी ट्रांसलेटर। तो ये 90% रिक्वेस्ट तो ये एंटरटेन हो जाती है और आपको ट्रांसलेटर दे दिया जाता है, लेकिन 10% केसेस में ये रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं भी होती है। और काउंसलर कई बार बोल भी देते हैं कि भाई यू आर ट्रैवलिंग टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आई होप यू मस्ट बी हैविंग द नॉलेज ऑफ बेसिक इंग्लिश, सो यू कैन गिव योर इंटरव्यू इन बेसिक इंग्लिश। कई बार ऐसे बोल देते हैं वो। अगर वो ऐसे बोले तो आप इंग्लिश में ही कैरी ऑन करें, उनसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। ऑलराइट, और वो अगर आपकी ट्रांसलेटर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि माय पर्पस इज टूरिज्म एंड आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वॉशिंगटन, जो भी आपका प्लान है मोटा मोटा आप उनको आइडिया दे दीजिए उसमें। यानी हिंदी में बोले तो कि भाई मेरा जाने का वहाँ पे एक टूरिज्म है, मैं सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर जाके न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वॉशिंगटन, नायग्रा फॉल्स, मैंने एक प्लान किया हुआ है, मैंने ये सब देखना है। बस एक लाइन में आप ये बोल सकते हो। सिर्फ ये क्या कि टूरिज्म काफी नहीं है, और इसको बहुत लंबा ये नहीं कि हम 2 मिनट तक गाते जाएं। हमारा पूरा इंटरव्यू 2-3 मिनट का ही होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो यहाँ पर हम खत्म कर देंगे अपनी लाइन को और जो ट्रांसलेटर है वो अपनी हिसाब से जो काउंसलर है उसको एक्सप्लेन कर देगा।
अब कमाल की बात यह है कि जितने भी काउंसलर्स होते हैं उनको बेसिक हिंदी आती होती है। आई डोंट नो हाउ उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन काफी बार हमने नोटिस करा है कि काउंसलर्स को बेसिक हिंदी आती है, कई बार तो दूसरी लैंग्वेजेस भी आती है। कोलकाता का है तो थोड़ी बहुत बंगाली भी आती होगी उसको, ठीक है, और अगर वो चेन्नई का है तो थोड़ा बहुत तमिल के भी वर्ड्स पता होंगे उसको, आमतौर पर ऐसा होता है, राइट। और दिल्ली में है तो हिंदी आती होगी और थोड़ा बहुत कई बार पंजाबी की नॉलेज होती है, राइट। तो इसीलिए आप जो है इसको पूरे कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है वो यही होता है कि डू यू नो समबडी इन अमेरिका, ये पूछा जा सकता है इसी के रिलेशन में। आपने बताया कि आई एम गोइंग देयर फॉर टूरिज्म, या आपने बताया कि आई एम गोइंग देयर फॉर बिजनेस, या आपने बोला कि आई एम गोइंग देयर फॉर रियूनियन वगैरह जो भी है, वट फैमिली रियूनियन, तो उस केस में तो डिफाइन हो गया कि आपकी फैमिली है वहां पे। लेकिन अगर आप टूरिज्म बोलते हैं तो ये पूछ सकते हैं दैट डू यू नो एनीबडी इन अमेरिका, यू हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव इन अमेरिका। अगर है तो आपको सच बोलना है कि यस आई हैव अ फ्रेंड बट आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम, राइट। अगर कोई रिलेटिव है तो भी आप सच बोले यस आई डू हैव अ रिलेटिव बट वी आर नॉट इन टच, जैसा भी आपको ठीक लगे। और अगर कोई नहीं है तो बिल्कुल मना ही करना, आप ये ना सोचे हाँ करने से मेरा वीजा मिल जाएगा, नो। देखिए, जब भी हम झूठ बोलते हैं या फिर जब भी हम ब्लफ करते हैं ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज इंप्रेशन दे देती है आगे वाले को, और ये एक्सपर्ट होते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करने में। तो हम अगर ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फेक कर रहे हैं, तो उनको ये मैसेज मिल रहा है। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हम सच बोलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आता है आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। वो आपसे पूछ सकते हैं, उनको पता है कि आपने एम्प्लॉयमेंट की मोटी मोटी डिटेल लिखी हुई है कि भाई आई एम डूइंग अ जॉब या आई एम डूइंग अ बिजनेस, तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज योर प्रोफेशन। तो आप जो DS 160 में एक्सप्लेन किया वही बोल सकते हैं दैट आई एम एन इंजीनियर वर्किंग इन एन MNC इन बैंगलोर, इन गुड़गांव, जो भी है, या फिर आई एम रनिंग माई ओन कंपनी इन दिल्ली, मुंबई, जो भी है, राइट। आप उस कंपनी का थोड़ा थोड़ा ब्यौरा दे देंगे। अब इसके कंटेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज योर इनकम, कि आपकी इनकम कितनी है। अब ये इनकम वाला जो क्वेश्चन है ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, मैं बताता हूँ ट्रिकी कैसे। तो कई बार वो पूछते हैं व्हाट इज योर एनुअल इनकम, या हाउ मच डू यू मेक पर ईयर, या हाउ मच डू यू अर्न पर मंथ, या व्हाट डू यू अर्न इन अ फोर्टनाइट, हाउ मच डू यू अर्न वीकली। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। वो आपसे वीकली पूछ सकता है, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, आधा महीना, 2 वीक्स, हाँ। तो 15 दिन में कितना कमाते हैं, और मंथली का मतलब महीने में कितना कमाते हैं। कई बार ईयरली पूछता है तो साल में कितना कमाते हैं। यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना होगा उन्होंने पूछा क्या है। ओके, तो जो भी आपकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल अगर वो वीकली पूछते हैं, यू कैन इजीली टेल देम दैट आई एम अर्निंग, लेट्स अज्यूम कि आपकी 50,000 सैलरी है इंडियन रुपी, तो आप बोल सकते हैं आई एम अर्निंग 50,000 इंडियन रुपी पर मंथ। आपको पर मंथ बोलते हुए थोड़ा सा प्रेशर करना है ताकि उनको पता चले कि वीकली नहीं है, ये मंथली है, क्योंकि somehow they have access to your tax structures, to your income, ये उनको मोटा मोटा आइडिया है। तो इसलिए अगर हम बहुत ज्यादा ब्लफ कर देंगे तो उनको पता चल सकता है इस चीज में, तो दैट इज रॉन्ग। हल्का फुल्का चलता है, आटे में नमक चलता है। अगर कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है तो 15 लाख बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना तो हम टैक्स बचाने के लिए थोड़ा सा अंडरकोट कर ही देते हैं, हमारे CABA थोड़ी सी एडजस्टमेंट करा देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। इनकम वाइट ही होती है बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज पूरे वर्ल्ड में होती है, सिर्फ इंडिया में नहीं होती है, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा होती है। तो दे आर अवेयर ऑफ इट कि जो भी आप इनकम बता रहे हो टैक्स रिटर्न में, आपकी नेचुरली उससे ज्यादा ही होगी। दे नो दिस, इसलिए स्टे कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो आप अपनी वही मंथली वीकली जो भी आपकी है सैलरी, आप उसको बता देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के कंटेक्स्ट में आता है, जो कुछ कुछ क्लाइंट से बोला जाता है, कुछ कुछ लोगों से पूछा गया है, हर एक से नहीं, बट फिर भी, कि व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट डू यू डू इन योर बिजनेस, what do you actually take care of। इसका मतलब यही है कि आप वहां काम क्या करते हैं। आपने बोला बिजनेस है, जॉब है। अब आपको सुन के अजीब सा लग रहा होगा, कभी मैंने बोल दिया मैं जॉब करता हूँ IT कंपनी में, आई एम एन इंजीनियर, तो ये पूछ क्यों रहा है। वो इसलिए पूछ रहा है ही वांट्स टू क्रॉस वैलिडेट, क्योंकि वहां पे तो 10 लोग आगे अपने आप को इंजीनियर बता देंगे। अब जो एक्चुअल में इंजीनियर होगा उसको पता होगा उसकी ड्यूटीज क्या है, तो कई बार वो पूछ लेते हैं सिर्फ डाउट होने पर, किसी एक्सेप्शनली, मतलब बहुत ही 10-20 लोगों में से एक आधे से पूछ लिया, बस दैट्स ऑल। ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, इट्स वेरी अनकॉमन, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो आप अपनी अकॉर्डिंगली जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, दैट मैं ऑपरेशंस में हूँ, सेल्स में हूँ, जो भी है, टेक केयर ऑफ अकाउंटिंग्स, ये जो भी आपका काम है उसमें बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं दैट वेयर आर यू गोइंग टू स्टे इन अमेरिका। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टे का मतलब वो तो सोचता है मैं तो होटल लिखा था, ये क्यों पूछ रहे हैं। तो आपने होटल का ही नाम बताना है। अगर आप किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं और उनके साथ रहने वाले हैं, तो आपने ये चीज बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्विटेशन पे जा रहे हैं, तो यू कैन लेट देम नो दैट आई एम गोइंग अपॉन इन्विटेशन, आई विल बी स्टेइंग विद माय कजन मिस्टर XYZ एट हिज रेजिडेंस इन न्यू जर्सी और इन मियामी और इन सैन फ्रांसिस्को, जहां पर भी वो रहते हैं, राइट। ऐसा बोल के जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव द पासपोर्ट कॉपी और द PR और ग्रीन कार्ड कॉपी ऑफ द इनवाइटर, वो आपके पास होनी चाहिए, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जस्ट इन केस।
इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट कैरी दैट, ओके, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क फॉर इट। 0.1% होता है कि वो पूछ सकते हैं, तो इन दैट हीट ऑफ द मोमेंट यू मस्ट हैव इट। तो इससे आपकी हेल्प मिल जाती है आपको इससे, ओके। तो वो डॉक्यूमेंट कैरी करें जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसके बारे में चीजें कैरी करें अपना, और उसके बारे में बता सकते हैं दैट आई एम गोइंग टू स्टे देयर। और अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो आप होटल का मोटा मोटा नाम, जैसे मान लीजिए आप होटल इंटरकॉन्टिनेंटल है, लेट्स अज्यूम, तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्टे इन होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, बस दैट्स ऑल। अगर वो कोई दूसरा होटल है, लेट्स अज्यूम होटल आइबिस है और वो न्यूयॉर्क में है, तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्टे इन होटल आइबिस इन न्यूयॉर्क। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्टे इन होटल क्राउन प्लाजा इन शिकागो, जो भी आपका होटल है व्हाटएवर। तो मोटा मोटा आप उसको बता सकते हैं। एग्जैक्टली एड्रेस याद होना, लोग पूछते हैं बहुत जरूरी है, नहीं है, नहीं याद रह पाता एग्जैक्ट एड्रेस। प्लॉट नंबर कौन सा है, गली नंबर कौन सी है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम वहां पर जाके टैक्सी हायर कर लेंगे, उसका काम है। बट मोटा मोटा तो हमें आइडिया होना चाहिए नहीं कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे, राइट। वो उसने हमसे पूछ लिया, अच्छा ठीक है, आप ये जो होटल क्राउन बता रहे हैं, कहाँ है ये होटल क्राउन जो है, या आइबिस कहाँ पर है, तो आपको आइडिया तो होना चाहिए दैट इट इज नियर टू द एयरपोर्ट, या आप बोल सकते हो इट्स इन सिटी सेंटर। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, हल्का फुल्का आइडिया, नॉट कंप्लीट एड्रेस। ये तो है कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन ड्यूटीज वाला, कि भी वो आपकी फैमिली टाइज के बारे में पूछ सकते हैं, दैट भाई आप अगर मैरिड हैं और अकेले जा रहे हैं तो पूछ सकते हैं दैट व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर फैमिली विद योरसेल्फ। या फिर अगर आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो भी पूछ सकते हैं डू यू हैव एनीबडी इन इंडिया। इसका कहने का मतलब यही है कि इंडिया की होम टाइज के बारे में समझना चाह रहे हैं। तो अगर आप अकेले जा रहे हैं, पूरी फैमिली साथ में नहीं जा रही है, तो जो भी आपका जेन्युइन रीजन है, हो सकता है आपका जेन्युइन रीजन फाइनेंस को लेके, तो आप बोल सकते हो कि राइट नाउ यू नो आई एम ऑन लिमिटेड फाइनेंस, दैट्स व्हाई आई एम ट्रैवलिंग अलोन। मैं अकेला इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त लिमिटेड है, मैंने एक लिमिट सेट की हुई है, मैं इससे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। अगर ये जेन्युइन रीजन है तो ये आप बोले, अगर ये जेन्युइन नहीं है तो इसका कतई यूज ना करें। काफी सारे लोग इसलिए अकेले ट्रैवल करते हैं क्योंकि अपनी फैमिली के साथ उन्होंने रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया होता है, तो आप ये चीज बोल सकते हैं अगर ऐसा है तो, कि आई रिसेंटली ट्रैवल टू सिंगापुर विद माय फैमिली, आई रिसेंटली ट्रैवल टू श्रीलंका, मालदीव्स, जहां पर भी आप गए हैं, या दुबई, तो आप बोल सकते हैं सो दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग अलोन, आई ऑलरेडी ट्रैवल्ड विद माय फैमिली बिफोर, जस्ट रिसेंटली इन यूके, इन शेंगन, जो भी है, तो आप बता सकते हो ये चीज कि भी अगर ऐसा है तो। ऑलराइट, और अगर ऐसा नहीं है, फाइनेंस का सिचुएशन है, तो फाइनेंस का बोल सकते हो। या फिर अगर ऐसा है कि बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, वाइफ की ड्यूटी है, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ये भी रीजन बताया जा सकता है दैट माय वाइफ इज वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म, शी वाज अनेबल टू यू नो सैंक्शन हर लीव्स, दैट्स व्हाई आई एम ट्रैवलिंग अलोन। यानी मेरी वाइफ जो है वो एक प्राइवेट जॉब करती है बट उनको लीव नहीं मिली है, इसलिए मैं अकेला जा रहा हूँ। या फिर मेरी वाइफ है, शी डजंट लाइक ट्रैवलिंग टू मच, तो इतना दूर वो ट्रैवल नहीं कर सकती, इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, शी इज अनकंफर्टेबल, दैट्स व्हाई आई एम ट्रैवलिंग अलोन। जो भी आपका जेन्युइन रीजन है, मेक श्योर इट्स जेन्युइन, क्योंकि वो फेस रीडिंग, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, ये जो है पकड़ सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट अनकॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर यू गोइंग टू सी इन न्यूयॉर्क। मान लो आपने बोल दिया दैट आई विल बी ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क और ये वो, तो उस केस में दो चार चीजों का लैंडमार्क का पता होना बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है। अब जैसे हम मान लीजिए हम दिल्ली में, हम कहते हैं कि हम आगरा घूमने चलते हैं, तो कोई पूछेगा आगरा में देखोगे क्या, तो नेचुरली हमें पता होगा हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, या फिर आगरा फोर्ट देखने जा रहे हैं, या फिर कोई और चीज है, फतेहपुर है, वहां जा रहे हैं। तो कहीं पर भी जा रहे हैं तो उसका मोटा मोटा आइडिया हमें होगा। या फिर अगर हम जयपुर जा रहे हैं तो हमें पता है जी हमने हवा महल देखना है, जाके वहां आमेर फोर्ट देखना है, तो मोटा मोटा चीजें पता होती है ना हमें। ऐसे ही जहां पर भी आप जा रहे हो कुछ कुछ आइडिया उसका रखो। अगर उसने आपने बोला मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो व्हाट आर यू गोइंग टू सी इन न्यूयॉर्क, तो आपको पता होना चाहिए ऑलराइट आई एम गोइंग टू सी द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आई एम गोइंग टू सी टाइम्स स्क्वायर विच इज वेरी मच फेमस, सेंट्रल पार्क, ये चीजें मूवीज में भी आती हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ट्रैवल देयर, या मैंने प्लान किया हुआ उनको देखने का। तो देयर इज नो हार्म, हल्का फुल्का। ये अनकॉमन क्वेश्चन है, रेयर पूछा जाता है, इन केस पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके पास्ट रिकॉर्ड के ऊपर। मान लीजिए आपका पास्ट में कई बार यूएस का वीजा रिफ्यूज हुआ है, मल्टीपल टाइम्स, यानी एक से ज्यादा बार, तो वो पूछ लेते हैं दैट आई कैन सी दैट यू हैव बीन डिनाइड वीजा अर्लियर, व्हाई, आपका पुराना वीजा रिफ्यूजल है, क्यों किया था। तो उस टाइम जो भी रीजन था, आप बोल सकते थे काउंसलर हैड अ डाउट ऑन माय इंटेंशन, मे बी दैट्स व्हाई, आई एम नॉट श्योर। आप बोल सकते हो क्योंकि वो रीजन तो बताते नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो। ओके, वो देखना चाहते हैं दैट हाउ ऑनेस्ट आर यू, आप कितने ईमानदार हैं, तो अकॉर्डिंगली आप ये बोल सकते हैं, इसको हाइड करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके मल्टीपल पहले रिफ्यूजल हैं तो आप बोल सकते हो इन 2022 आई वाज रिफ्यूज्ड बिकॉज ही हैड अ डाउट, इन 2018 आई वाज रिफ्यूज्ड बिकॉज माय पासपोर्ट वाज फ्रेश। तो जो भी आपको लगता है एक जेन्युइन रीजन था उस टाइम पे, आप बता सकते हो उसको। हिंदी में बोले तो आप ये कह सकते हो कि भी 2022 में मेरे को रिफ्यूज किया, शायद उनको मेरी नीयत पे, इंटेंशन पे डाउट था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। 2018 में रिफ्यूज किया क्योंकि मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया था, खाली पासपोर्ट था, शायद इसलिए नहीं दिया होगा। तो हम शायद ही बोल सकते हैं क्योंकि वो रीजन नहीं देते रिफ्यूजल के वक्त। ऑलराइट, तो ये अनकॉमन क्वेश्चंस हैं। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये सारे नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, दैट्स ऑल।
उसी के बेसिस पे डिसीजन हो जाता है। 2-3-4 मिनट का इंटरव्यू होगा, मैक्सिमम 5 मिनट रेयर केसेस में, नहीं तो 2-3 मिनट के इंटरव्यू हो जाते हैं। तो इसी में से ही क्वेश्चंस होते हैं, इसी में से ही आंसर्स होते हैं। काफी सारे आप लोगों के कंसर्न्स आते हैं कि रिफ्यूजल के बाद क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर समझने में काफी हेल्प मिली होगी। और अगर आप यूएस का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज खुद भी किया जा सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।